आज के इस 19 मई 2026 के विशेष करंट अफेयर्स विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आगामी बीपीएससी, पीसीएस या बीपीएससी परीक्षाएं लक्ष्य हैं, खासकर बिहार केंद्रित परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, तो ये सत्र एक बेहतरीन मेंटल वर्कआउट साबित होने वाला है। यहाँ सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि एक्टिव रिकॉल के जरिए उन्हें सीधा दिमाग में सेट करना है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ आज का डिकोडिंग सेशन शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स को बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। कला और संस्कृति, राष्ट्रीय नीतियां, पर्यावरण और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय मामले और अंत में व्यापार और तकनीक। जानकारी को इस तरह कैटेगरीज में बांटने से एग्जाम के प्रेशर वाले माहौल में चीजें बहुत आसानी से और तेजी से याद आती हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आर्ट एंड कल्चर का वेटेज कितना ज्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाएं सीधे अपने पहले और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। एक मॉक टेस्ट स्टाइल सवाल से शुरुआत करते हैं। नए साल के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला हुन उत्सव किस जनजाति का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शंस हैं थाडो, कोन्याक, गारो या निशी। एक पल के लिए रुकिए और सही जवाब को दिमाग में लॉक कर लीजिए। अच्छा, तो आइए इसका खुलासा करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, थाडो जनजाति। जिनका भी गैस ये था, उनका रिकॉल बिल्कुल सटीक है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हुन उत्सव मुख्य रूप से मणिपुर और असम में थाड़ा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये बेसिकली फसल कटाई के बाद प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। और इसके साथ ही एक और फैक्चुअल बोनस, इतोर गिडी उत्सव। ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जहां फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। इन दोनों एग्रीकल्चर और न्यू ईयर फेस्टिवल्स को एक साथ बंडल करके याद रखना काफी आसान हो जाता है। संस्कृति से आगे बढ़ते हुए अब फोकस शिफ्ट करते हैं राष्ट्रीय शासन और हाल ही के प्रमुख कानूनी बदलावों पर। यह सेक्शन करंट अफेयर्स का एकदम कोर हिस्सा होता है। यहाँ एक बड़ा सवाल है जो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में छप सकता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की मंजूरी दी है? क्या ये असम है, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? और सही जवाब है असम। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये नया कानून विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकारों को तो कंट्रोल करेगा, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, असम की आदिवासी आबादी को इस नए कोड से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। एग्जामिनर ऐसी ही एक्सेप्शंस पर सवाल बनाते हैं, तो इसे जरूर याद रखना है। अब एक ट्रू और फॉल्स स्टाइल का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा निर्देशों के बारे में जरा सोचिए। क्या पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाना केवल बड़े मेट्रो शहरों के कमर्शियल वाहनों के लिए ही अनिवार्य है? क्या लगता है, ये कथन सही है? दरअसल ये कथन पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट केवल मेट्रो शहरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन के लिए है। स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन अब एक राष्ट्रव्यापी नियम बन गए हैं। और हाँ, पॉलिसी अपडेट्स की बात हो ही रही है, तो एक और क्विक फैक्ट। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शासन के नजरिए से दोनों ही फैसले बहुत अहम हैं। चलिए अब तीसरे पिलर की ओर रुख करते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य। आजकल के एग्जाम्स में क्लाइमेट और हेल्थ कितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये तो सभी को पता है। एक बहुत ही मेजर पॉलिसी शिफ्ट से जुड़ा हुआ सवाल, वो कौन सा वित्त आयोग है जिसने विशेष रूप से भयंकर गर्मी यानी हीट वेव को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की है? राष्ट्रीय आपदा शब्द पर खास गौर कीजिएगा। वो है 16वां वित्त आयोग। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भयंकर जलवायु घटनाओं की फ्रीक्वेंसी अब इतनी बढ़ गई है कि इनके लिए एक डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग की जरूरत महसूस हो रही है। अगर हीट वेव को नेशनल डिजास्टर मान लिया जाए, तो क्लाइमेट अडेप्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए फंड्स बहुत आसानी से मिल सकेंगे। मोमेंटम बनाए रखते हैं। फटाफट एक और सवाल। पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के सासनगिर में। लेकिन यहां सबसे बड़ा फोकस इस नंबर पर होना चाहिए, 891। 2025 की एशियाई शेर गणना के अनुसार भारत में अब एशियाई शेरों की कुल संख्या 891 हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना?
हेल्थ अवेयरनेस के मोर्चे पर एक गंभीर इंटरनेशनल अपडेट भी है। इबोला वायरस रोग जो शरीर के फ्लूइड्स के जरिए फैलता है और जिसकी मृत्यु दर लगभग 50% तक होती है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी के इतुरी प्रांत में इसका एक नया और घातक प्रकोप देखा गया है, जिसमें 65 लोगों की जान जा चुकी है। ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इसे जरूर नोट कर लें। तो चलिए अब माइंडसेट को एक ग्लोबल स्केल पर एडजस्ट करने का समय आ गया है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सूचकांकों के सेक्शन में एंट्री करते हैं। एक सवाल जो बड़े विनाशकारी स्केल की तरफ इशारा करता है। हाल ही में किस देश ने सरमथ नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक तबाही मचा सके। वो देश है रूस। इस मिसाइल की रेंज सुनकर शायद हैरानी हो, 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और ये मैक 25 तक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये परमाणु सक्षम मिसाइल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में लिटरली एक बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं इंडेक्स पर। ग्लोबल रैंकिंग्स बीपीएससी का एक क्लासिक और गारंटीड फॉर्मेट है। तो बताइए, मई 2026 के लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? और नया नंबर है 78। इसे विजुअली अपने दिमाग में एंकर कर लीजिए। भारत की रैंक 75 से गिरकर 78 हो गई है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अभी भी 56 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध है। इतने सारे भारी भरकम फैक्ट्स को पूरे फोकस के साथ समझने के लिए बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं व्यापार और प्रौद्योगिकी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एक सवाल। ओमान को गुजरात से जोड़ने वाली प्रस्तावित गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन असल में कितने किलोमीटर लंबी है? देखते हैं नंबर्स कितनी अच्छी तरह याद रहते हैं। सही जवाब है पूरे 2000 किलोमीटर। इसके अलावा बिजनेस और टेक से जुड़े कुछ और रैपिड फायर फैक्ट्स नोट कर लीजिए। उबर ने अडानी के साथ मिलकर भारत में अपना पहला डेटा सेंटर शुरू किया है। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगा है। और हां, एक महत्वपूर्ण तारीख 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब जरा इन सबको जोड़कर देखिए। 2000 किलोमीटर की डीप सी गैस पाइपलाइन, नए डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर प्लांट्स। क्या ये विशाल तकनीकी निवेश भारत के आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाले हैं? क्या हम सच में एक ग्लोबल टेक और एनर्जी हब बनने की दहलीज पर हैं? इस बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन जानकारियों को दोहराते रहिए और तैयारी मजबूत रखिए।